हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस पे। जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी वो होगी हीमेटोलॉजी के बेस पर स्टार्ट होगी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, क्या होता है हीमेटोलॉजी, और इसमें वेरियस ब्लड के कंपोनेंट, साथ ही वेरियस डिसीज़ जो क्रॉस करते हैं ब्लड में उसके बारे में। साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि जो हमारी क्लासेस चल रही है अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 का जो बैच इसमें स्टार्ट किया, इसका फ्री और कॉस्ट है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्लासेस में हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सीरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी भी कवर किया है। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें डिस्कस किया गया है, और जो भी नोटिफिकेशन लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी से रिलेटेड होती है वो भी हम इसमें पोस्ट करते हैं। ये समझते हैं हीमेटोलॉजी। तो देखिए हीमेटोलॉजी में क्या होता है। हीमेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्लड की और उसकी होने वाली डिसीज़ की, और साथ में ब्लड के कंपोनेंट की। तो देखिए इसमें अपन ब्लड और ब्लड बैंकिंग के बारे में समझेंगे। तो देखिए आते हैं होता क्या। देखिए ब्लड को सबसे पहले अपन समझते हैं कि ब्लड आखिर होता क्या है। तो देखिए ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का सहसंयोजी ऊतक है जो कि एक नेचुरल फ्लूइड होता है ना, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब देखिए ब्लड में दो कंटेंट होते हैं ब्लड के, मतलब कि ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं हम सेल। तो यहाँ पर सेल और बात प्लाज्मा की जाए कि जो हमारे ब्लड है उसमें कितना सेल और कितनी प्लाज्मा मौजूद होती है। तो यहाँ पर वही इंडिकेट किया गया है कि जो हमारी प्लाज्मा का परसेंटेज हमारे जो ब्लड में 55% तक होता है, और वहीं पर सेल ये 45% तक होता है। अब देखिए सेल्स में किसको पढ़ेंगे, प्लाज्मा में क्या पढ़ेंगे, आगे अपन इसमें समझते हैं। देखिए और आरबीसी अकेला, देखिए सेल कितना हमने बोला, सेल है 45%, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के सेल आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो 45% में 44% जो हिस्सेदारी रखता है वो आपका आरबीसी रखता है। कौन? आरबीसी, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हमने बोला प्लाज्मा, दूसरे को बोला सेल। प्लाज्मा 55% और सेल 45%। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आरबीसी है वो 44% रखती है, किसका? सेल का भाग। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए अब ब्लड की बात कर लिया, इनके दो प्रकार के कंटेंट पढ़ लिए, एक सेल वाले जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, और दूसरा जो था हमारा ये था हमारा प्लाज्मा। अब देखिए और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है तो यहाँ पर अपने को बताना है कि 25 mmHg होता है, ठीक है। बात की जाए एडल्ट में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो पाया जाता है, किसमें? एडल्ट में। साथ ही 1/10 बॉडी वेट। देखिए और यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि जो ब्लड है ये बॉडी वेट का कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पर दिया कि 1/10% जो होगा वो बॉडी वेट का होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है तो उसमें जो 10 किलो है वो किसका वजन होगा? वो ब्लड का वजन होगा, है ना। आगे देख लिया पीएच कितना होगा, तो 7.35 से 7.45 होता है। एग्ज़ाम में आता है कि जो ब्लड है वो हाईली एसिटिक होगा, स्लाइडली एसिटिक होगा, या फिर साइडली एसिटिक होगा। तो वहाँ पर लगाने की स्लाइडली एल्कलाइन जो हमारा ब्लड है वो होगा। साथ ही ब्लड की ग्रेविटी देखा जाए तो ब्लड की ग्रेविटी 1.05 से 1.060 तक होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमने अभी सेल्स वाला जो भाग है उसको कवर नहीं किया है, हमने अभी खाली ब्लड को देखा है। ब्लड के भाग देखे हैं, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर देखा है, ब्लड की ग्रेविटी देखी है, ब्लड कितना पाया जाता है, ब्लड का पीएच देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना, प्लाज्मा का परसेंटेज कितने बताए थे हमने ब्लड में? प्लाज्मा का जो परसेंटेज है ये 55 है ना। और जो सेल्स वाले भाग हैं उसका 55। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो 100। तो हम अभी कवर करेंगे 55% भाग वाले को, जिसको हमने प्लाज्मा कहा है। तो देखिए प्लाज्मा में क्या लिखा गया है कि जो प्लाज्मा है इसमें 90 से 92% तक क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। और कुछ इसमें प्रोटीन्स होती हैं। तो वाटर तो दिक्कत नहीं है। प्रोटीन कौन कौन सी इसमें पाई जाती है, कौन कौन सी प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में होती है वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। देखिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसका नाम है एल्बुमिन,
ग्लोबिन और फाइबर प्रोटीन। तो देखिए एल्बुमिन का क्या काम होगा, तो देखिए एल्बुमिन सबसे पहले हमारे प्लाज्मा में है तो बनेगी कहाँ से, तो ये बनेगी सिंथेसाइज कहाँ से होगा, इसका संश्लेषण कहाँ से होगा, लीवर से। और ये मेंटेन क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगी जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होके। ठीक है, एग्जाम में आता है कि जो एल्बुमिन है वो कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है, तो लीवर। एल्बुमिन क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन। साथ ही ये मेंटेन क्या करती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आगे ग्लोबुलिन क्या है, यह भी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा में है। सिंथेसाइज करेगा लीवर से, मतलब लीवर से प्रोड्यूस होगा, संश्लेषण होगा एंड लिम्फोइड्स टिश्यू से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके अगेंस्ट होता है, फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम। अब ये क्या काम करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को पावर देगा। ठीक है, और एल्बुमिन क्या काम करेगा, एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे है फाइब्रोजन प्रोटीन। अब देखिए फाइब्रोजन प्रोटीन से नाम से स्पष्ट है कि कोगुलेशन में मदद हमारा करेगा। सिंथेसाइज कहाँ से होगा, लीवर। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, तो लीवर। एल्बुमिन क्या काम करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करेगा, है ना। ग्लोबुलिन क्या काम करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को वो करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही फाइब्रोजन की बात की जाए तो ये कोगुलेशन फैक्टर में मदद करेगा। देखिए ये तो हमारी बात हो गई। हमने अभी पढ़ लिया प्लाज्मा, जो कि कितना प्रतिशत हिस्सेदारी था हमारे ब्लड में, 55%। अब जो 45% जो भाग हमारे ब्लड में है उसको हमने बोला सेल। अब वो सेल कौन कौन से सेल हो सकते हैं, आपको मालूम है, WBC, RBC, प्लेटलेट। तो इन 3 प्रकार के जो सेल हैं ये 45% ब्लड में हिस्सेदारी रखते हैं। इन्हीं को अपन आगे समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो देखिए सबसे पहला तो है हमारा RBC, जिसको रेड ब्लड सेल्स भी हम कहते हैं, है ना, या फिर इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। RBC के बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस और RBC की टूटने को प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस। और ठीक है, और इसको RBC को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। अब देखिए इरिथ्रोसाइट RBC जो होता है हमारा गोलाकार बायकनक्यू, इस प्रकार का। अब जो RBC के जो डायमीटर की बात की जाए कि इसका डायमीटर अपना कितना होगा, तो RBC का जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोन होता है। RBC क्या काम करेगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगी। इतनी बात क्लियर है। और अगर हमारे ब्लड में देखा जाए कि RBC कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4.5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, इतनी हमारी क्या होती है, RBC हमारे ब्लड में मिलियंस में पाई जाती है। बात की जाए डायमीटर की तो 7 माइक्रोन, काम क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। इतनी जो बातें हैं। RBC को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। RBC के बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। और RBC की टूटने की प्रोसेस को बोलेंगे इरिथ्रोलाइसिस। चलिए आगे है हमारा WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। अब ये क्या होगा, इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट, है ना। RBC पढ़ लिया, WBC क्या होगा, ल्यूकोसाइट। अब इसकी बात करेंगे तो देखिए इसमें WBC जो है ये 5 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार से, WBC की 5 प्रकार की जो सेल्स है इससे बना ये होता है। उसी का जो नाम है वो WBC कहलाता है। WBC 5 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होगी वो अपन बात करते हैं। ठीक है, जो WBC में पाई जाने वाली कोशिका, पहला है न्यूट्रोफिल। पहला कौन सा, न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल कितना होगा हमारे ब्लड में या फिर WBC में, तो WBC में अगर न्यूट्रोफिल की बात की जाए तो 30 से 70% तक न्यूट्रोफिल होता है। कहाँ पर, हमारे WBC में। इतनी बात इसमें याद रखनी है। उसके बाद इसका जो साइज होगा कितना होगा, तो इसमें 10 से 14 माइक्रोन तक इसकी जो साइज होगी न्यूट्रोफिल की ये पाई जाती है। न्यूट्रोफिल क्या काम करेगा, न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक्स करेगा, यानी कि फेगोसाइटोसिस में भाग लेगा। मतलब कि जो सेल्स है एबनॉर्मल सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको खाने का काम करेगा। इसको ही फेगोसाइटिक्स कहते हैं, कौन, न्यूट्रोफिल। आगे एक्यूट टाइप ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए जो भी बीमारी है वो जल्दी से हो जा रही है, मतलब एक्यूट हो जा रही है। एक्यूट मतलब जल्दी से, तो उनको भी इन्फेक्शन को कंट्रोल क्या करने का काम करेगा, न्यूट्रोफिल। साथ ही कौन से ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को न्यूट्रोफिल कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल में अभी हमने क्या क्या समझा, न्यूट्रोफिल में हमने समझा कि ये 30 से
70% तक होता है। साइज इसकी बात की जाए तो 10 से 40 माइक्रोन, 10 से 14 माइक्रोन, है ना। फैगोसाइटिस का काम करेगा कब? जब एक्यूट टाइप ऑफ इन्फेक्शन होगा जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से। पहली सेल्स हमारी जो हो गई ये कंप्लीट हो गई, किसकी? WBC की। अगली जो सेल्स है WBC की उसको हम बोले इसोनोफिल। कौन सी सेल? इसोनोफिल। अब इसोनोफिल हमारी WBC में कितना पाया जाएगा? तो इसोनोफिल हमारी जो WBC में इसका जो बॉडी में यह होगा 1 से 6%। मतलब कि WBC में देखा जाए तो 1 से 6% तक यह जो है इसोनोफिल हमको दिख सकता है। साथ ही अगर बात की जाए कि कितना इसकी साइज होती है, डायमीटर कितना होता है, तो 12 से 17 माइक्रोन तक इसकी जो साइज हमारी हो सकती है। क्या काम करेगा? फाइट करेगा एलर्जी रिएक्शन में, साथ ही पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी क्या काम करेगा? पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर किसी को हो जा रहा है तो एक्टिवेट हो जाएगा इसोनोफिल, है ना। क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द WBC सेल एक्टिवेट इन द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मतलब कि परजीवी के इन्फेक्शन से होने वाले WBC का कौन सा सेल एक्टिवेट हो जाता है? तो वहाँ पर अपने को लगाना है कि इओसिनोफिल। साथ ही एलर्जिक रिएक्शन जब होती है, एलर्जिक कंडीशन जब होती है, वहाँ भी इओसिनोफिल हमारा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। परसेंटेज की बात हमने कर लिया कि 1 से 6% तक यह पाया जाता है। साइज हमने इसका देख लिया कि 12 से 17 तक होता है। अगला देखिए बेसोफिल। अब बेसोफिल की क्या कहानी है, बेसोफिल क्या है? तो देखिए बेसोफिल अगर बात की जाए तो ये 0 से 1% तक होता है। मतलब कि कभी कभी पाया भी जाता है, कभी कभी सेल्स में पाया भी नहीं जाता। मतलब इसकी कैटेगरी कितनी है? 0 से 1%। साथ ही अगर ये पाया जाएगा तो इसकी साइज कितनी होगी? तो इसकी भी साइज है 10 से 14 माइक्रोन होगी, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा, इट इज़ फंक्शन हेल्प टू। अब ये देखिए इसका जो फंक्शन होगा ये क्या होगा? हेल्प करेगा प्रोड्यूसिंग द हेपेरिन, मतलब कि हेपेरिन को प्रोड्यूस करने में, हिस्टामिन, लिम्फोसाइट को ये जो है प्रोड्यूस करेगा। साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। कौन? ये हमारा बेसोफिल। अगला जो इसमें है हमारा मोनोसाइट। अब मोनोसाइट की बातें अगर की जाए तो जो मोनोसाइट है ये 2 से 8% तक जो है ये हमारे WBC में पाया जाता है। नोट करिएगा 2 से 8%। साथ ही मोनोसाइट जो है इसकी अगर साइज की बात की जाए तो ये सबसे जो है बड़ा कोशिका WBC का माना जाता है। कौन सा? मोनोसाइट। लार्जेस्ट सेल ऑफ द WBC कौन है? मोनोसाइट। इसकी बात की जाए कितना हो सकता है ये? तो 15 से 18 माइक्रोन तक ये होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा, जबकि लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया के हो रहे हैं जैसे साल्मोनेला टाइफी, है ना, तो उसमें ये एक्टिवेट होकर उसको नष्ट करेगा। कौन? मोनोसाइट। इतनी जो बातें हैं इसमें आपको पढ़नी है। साथ ही लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिका हमारी कौन सी है? WBC की होती है, जिसका प्रतिशत हमारे ब्लड में देखा जाए तो 20 से 40% तक होती है। और लिम्फोसाइट की बात की जाए तो लिम्फोसाइट का जो डायमीटर होता है वो 7 से 10 माइक्रोन तक होता है। तो मोनोसाइट भी आप नोट कर लीजिएगा। लिम्फोसाइट। चलिए आगे देखेंगे, हमने WBC पढ़ लिया, RBC पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन प्लेटलेट। इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए प्लेटलेट की बात की जाए, जो प्लेटलेट होता है ये कितनी इसकी साइज हो सकती है? तो प्लेटलेट की जो साइज होती है 2.4 माइक्रोन तक इसकी साइज होती है। काम क्या करेगा? पार्टिसिपेट कहाँ पर करेगा? तो कोगुलेशन प्रोसेस में मदद करेगा, मतलब कि ब्लड को जमाने में मदद करेगा। साथ ही ब्लड को बाहर ना बहे, कोगुलेशन करेगा, वो जमा देगा, है ना, कि ताकि ब्लड हमारा बढ़े ना। तो थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट में इतनी जो बातें हैं वो हैं। आगे अपन और चर्चा करेंगे इसमें। तो यहाँ पर दिया गया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन हमारी RBC के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है ना, ठीक है। हमारी RBC के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। जो हीम मतलब आयरन और प्रोटीन यानी कि ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है। और जो इसकी प्रोटीन्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ी हुई होती है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए कि कितना होगा, तो 14 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल में और 12 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। जब आप
एज भी अपना चेक करवाते हैं, तो वहाँ पर अगर 14 से 16 मेल में है, एडल्ट मेल में, तो नॉर्मल माना जाता है। 12 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में, तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे कम हुआ तो एनीमिया की कंडीशन बन जाती है, और ज़्यादा हुआ तो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन इसमें बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, साथ यहाँ पर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 68,000 डाल्टन। कितना? 68,000 डाल्टन। और जो हीमोग्लोबिन के टाइप होते हैं, ये हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप होती है। तो देखिए, पहला जो होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन मतलब HbA। HbA को कितना बोलेंगे अपन? एडल्ट। ये नॉर्मल प्रकार का जो है हीमोग्लोबिन होता है, कौन? HbA। अब इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है आपका HbA। यहाँ पर एग्जाम में आता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो अपने को नॉर्मल हीमोग्लोबिन बताना है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा हमारा HbA, HbA2, HbF। ये 3 प्रकार के जो हीमोग्लोबिन वेरिएंट है, ये नॉर्मल होता है। तो देखिए, HbA की बात की जाए तो इसमें 2 चैन होंगे, है ना, एक अल्फ़ा और 2 बीटा। उसी प्रकार से HbA2 की बात की जाए, है ना, ये यहाँ पर नॉर्मल और मेजर की कंडीशन बताया गया कि कितना होना चाहिए, है ना। एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं आती। नॉर्मल हीमोग्लोबिन द नॉर्मल HB द एसोसिएशन विद कोगुलेशन हेरिडिटी, है ना। अब प्लेटलेट की बात की जाए कि प्लेटलेट का नॉर्मल जो वैल्यू कितना होता है, तो 1.5 लाख से 4 लाख तक ये जो है प्लेटलेट हमारी बॉडी में हो सकता है। साथ ही जो डेसिन फ्लूइड है, वो उससे अपन डाइल्यूट करते हैं किसको? प्लेटलेट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि डेसिन फ्लूइड। यहाँ एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड यूज द प्लेटलेट काउंट। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि डेसिन फ्लूइड की सहायता से अपन डाइल्यूट करते हैं प्लेटलेट को और देखते हैं, ठीक है। अब ये डेसिन फ्लूइड का कंटेंट क्या क्या होगा, तो इसमें सोडियम साइट्रेट, फॉर्मेलिन, 0.2 बिलियन क्रिस्टल ब्लू एंड डिस्टिल वाटर इसमें पाया जाता है। ये कंटेंट आते हैं। अगर हाई क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिन फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें मिली है, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो उसमें आ सकता है। तो सोडियम साइट्रेट, फॉर्मेलिन, 0.2%, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू एंड डिस्टिल वाटर प्लेटलेट काउंट के लिए। आगे देखिए, पर प्लेटलेट काउंट डाइल्यूटिंग ऑफ द EDTA मिक्सचर ऑफ द ब्लड। अब प्लेटलेट काउंट के लिए आपको क्या चाहिए? EDTA मिक्स ब्लड चाहिए। डाइल्यूटिंग तो हमने कर लिया। डाइल्यूटिंग कितना में करना है? तो जो हम करते हैं RBC के लिए 1.200, तो यहाँ पर भी 1.200। 4 द काउंटिंग चेम्बर, फिर 4 काउंटिंग चेम्बर करेंगे, चार्ज कर लेंगे जो चेम्बर हमारा होता है उसमें डालने के बाद। काउंट द प्लेटलेट ऑफ 25 स्मॉल स्क्वायर, है ना। अब इसमें जो है 5 प्रकार की जो स्क्वायर हम काउंट करते हैं, जिसमें छोटी 25 स्मॉल स्क्वायर पाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, अगर प्लेटलेट का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज ऑफ द प्लेटलेट काउंट, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अगर प्लेटलेट जो बढ़ जा रहा है तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व द CML एंड द पोस्ट हेमोरेज। अब ये क्या बताएगा कौन कौन सी कंडीशन में और बढ़ सकती है? क्रॉनिक मायोलाइट ल्यूकेमिया, साथ ही हेमोरेज की कंडीशन में होती है, कोई सूजन हो जा रहा है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें क्या होगी? हमारी बढ़ जाएगी। अब क्या, वो बढ़ने की तो बात कर लिया। अब इसमें जो है डिक्रीज, मतलब कि लो कब होगी, डिक्रीज कब होगी? तो प्लेटलेट काउंट लो होगा, उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया मतलब लिखिएगा कम, है ना, पीनिया मतलब कि क्रम। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा कम। कब होगा? इट इज़ ऑब्जर्व द एक्यूट ITP क्रॉनिक, है ना, या फिर कोई ड्रग्स ले रहे हैं आप, रेजिस्टेंस, उसके भी कारण हो सकता है। साथ ही डेंगू की कंडीशन में भी ये क्या हो सकती है? घट सकती है। पेंटोसाइटोपिनिया, है ना, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, या एक्यूट ल्यूकेमिया में भी यह घट आपकी सकती है। कौन? प्लेटलेट। आगे यहाँ पर लिखे एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। अब इओसिनोफिल काउंट मतलब कि हमने तो अभी देखा, अब इओसिनोफिल काउंट में देखेंगे कि कितना इसमें नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 से 400, या फिर इसमें 30 से 35, 30 से मतलब 30 से 350 तक भी इसमें नॉर्मल रेंज माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग है। आप याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल जो 4 से 400 CUMM इसका होता है। अभी
एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट करने के लिए कौन सा फ्लूइड यूज़ करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो डेंजर फ्लूइड जो है इसमें अपन यूज़ करते हैं, किसमें, एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड के बारे में पूछता है कि एब्सोल्यूट इसिनोफिल में कौन सा फ्लूइड यूज़ करेंगे, प्लेटलेट में कौन सा करेंगे, डब्ल्यूबीसी में कौन सा करेंगे, आरबीसी में कौन सा करेंगे। उसी प्रकार से यूसिनोफिल में डेंजर फ्लूइड करते हैं। अब यूसिनोफिल में डेंजर फ्लूइड का इसका कंटेंट क्या क्या होगा, तो इसमें यूसिन और वाटर एसीटोन जो मिला अपना होता है। आगे देखेंगे एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट डाइल्यूटिंग। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, ईडीटी सैंपल अपने को लेगा है ना। अब डाइल्यूशन कितना होगा, डाइल्यूशन 1.10। अब हमने उसमें कितना देखा था, प्लेटलेट में 1.200, आरबीसी में कितना देखा था 1.200, डब्ल्यूबीसी में 1.20। पर एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट में डाइल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा हमारा 1.10। ये सब सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है। उसके बाद हमने चार्ज कर लिया काउंटिंग चेम्बर है ना, इसिनोफिल और कॉर्नर के जो स्क्वायर हैं किनारे के, उस इंक्रीज होगा तो उसको बोल देंगे इसिनोफिलिया है ना। ऑब्जर्व, अब ये अस्थमा में होगा, हाइलिक एलर्जी रिएक्शन में होगा, हमने पहले ही बताया था कि जो यूसिनोफिल होता है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, साथ ही रिएक्शन कौन सी, एलर्जी में बढ़ जाता है ना, ल्यूकेमिया मतलब कैंसर में भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये जो है कुछ यूसिनोफिल सिंड्रोम ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया में भी यहाँ बढ़ जाता है। आप आगे बात करेंगे रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है, यह एक आरबीसी की इनमेच्योर स्टेट होती है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो इसकी नॉर्मल रेंज 0.5 से 2.5 तक यहाँ होता है ना। आप इसमें क्या करेंगे, सुप्रावाइटल स्टेन करेंगे अपन। एग्जाम में आता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए कौन सा स्टेनिंग अपन यूज़ करते हैं, तो इसमें सुप्रावाइटल स्टेन यूज़ करेंगे है ना। रेटिकुलोसाइट, अब देखिए रेटिकुलोसाइट कहाँ कहाँ हमको देखा जा सकता है, तो देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया में जब आरबीसी टूटती है वहाँ भी अपने को देखा जा सकता है ना। हीमोलाइटिक क्राइसिस मतलब कि जो आरबीसी टूट रही है वहाँ भी देखा जा सकता है ना। ऑब्जर्व किया जा सकता है एप्लास्टिक एनीमिया में, मतलब कि जो रीढ़ की हड्डियों से जो सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, वहाँ भी देखा जाता है। प्योर रेड सेल्स ये इसमें अपन देखा जा सकता है। अब आगे देखेंगे पीसीवी। यहाँ पर अब बात करेंगे अपन पीसीवी की। तो पीसीवी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम है ना। पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है पीसीवी, फुल फॉर्म इसका आता है। और इस इंट्रो थोड़ा देख लेते हैं कि पीसीवी को और क्या कहते हैं। तो दैट टर्म हेमेटोक्रिट भी अपन किसको कह सकते हैं, पीसीवी को ही हम हेमेटोक्रिट बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, जनरली मीन्स ब्लड सेपरेशन। अब देखिए ब्लड का जो सेपरेशन किया जाता है उसी को अपन पीसीवी कहते हैं। डिफाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैक, मतलब कि उसकी वॉल्यूम से उसको सेपरेशन करते हैं, उसी को जो पीसीवी अपन कह सकते हैं। अब देखिए एबनॉर्मल पीसीवी मतलब कि कब होगा, इंक्रीज कब होगा, जो आपका जो पीसीवी है हेमेटोक्रिट ये कब होगा, मतलब कि डिस्क्रिप मतलब ये कम कौन कौन सी कंडीशन में ये हो सकता है। तो एनीमिया की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन मतलब ज़्यादा पानी शरीर में है तो हो सकता है क्या, कमी। इंक्रीज कब होगा, पॉलीसाइथेमिया मतलब कि ब्लड का बहुत बढ़ जाना, मतलब 17 ग्राम से ऊपर हो जाना, तब यह दिख सकता है। फिर यह कम हो गया मतलब एनीमिया में दिख सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी में भी यह दिख सकता है। बात करेंगे अपन रेड सेल्स इंडिकेटर, मतलब कि आरबीसी को जो इंडिकेट करते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए रेड सेल्स इंडिकेटर यूज फॉर द करेक्टराइज ऑफ द एनीमिया ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट फॉलोइंग। आप ये जो है रेड सेल इंडिकेटर अपन क्यों देखते हैं, जब इसी प्रकार से व्यक्ति को वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो एनीमिया हैं बॉडी में प्रेजेंट है, तो कौन कौन सी जो इंडिकेट हैं, जो रेड ब्लड सेल्स में जो सीबीसी की रिपोर्ट में आपको देखने को मिलता है उसके बारे में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये कितना होना चाहिए बॉडी में, ये होना चाहिए 70 to 96 फैथोलीटर। कितना होना चाहिए, 76 से 60 96। यह इसको याद रखना है कि ये जो होगा हमारा 90 ±6 है ना। 90 से प्लस, ये माइनस में 6 भी हो सकता है, प्लस में 6 भी हो सकता है। एमसीवी ये वॉल्यूम को बताता है, आरबीसी का वॉल्यूम कितना हमारी बॉडी में है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि पीसीवी कौन सी कंडीशन में बढ़ेगी और कौन सी कंडीशन में कम होगी। तो देखिए जब भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है ना,
मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब जो आरबीसी है उसकी जो साइज बढ़ जाती है और साइज तो बढ़ रही है पर उसका जो है घनत्व कम होते जा रहा है, उसकी डेंसिटी कम होते जा रही है, तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तब इसकी कंडीशन बढ़ जाएगी और जब मैक्रो में तो बढ़ेगी और जो माइक्रो होगा, चलिए देखते हैं जो हमारा एमसीवी है कौन कौन सी कंडीशन में ये बढ़ेगी और कौन कौन सी कंडीशन में ये घटेगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब कि क्या आरबीसी की साइज तो बढ़ रही है पर संख्या उसकी कम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में जो ये होगा ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और माइक्रोसाइटिक हाइपरकोमिक एनीमिया होगा मतलब कि कलर भी आरबीसी का कम हो जाएगा, साथ ही साइज छोटी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये एमसीवी आपका घट जाएगा, है ना। आगे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एमसीवी के बारे में देख लिया। अब एमसीएच, अब देखते हैं रेड सेल्स इंडिकेटर कौन कौन से हमारे। तो यहाँ पर दिया गया एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर जो वैल्यूम होता है वो बताता है कि घनत्व तो कितना है हमारे आरबीसी का। नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए इसका, 90 ± 6, है ना, मतलब 90 से 6 ज़्यादा भी हो सकता है, 90 से 6 कम भी हो सकता है। नापेंगे किससे, FL मतलब फैदो लीटर से। अब कौन सी कंडीशन में जो एमसीवी है वो बढ़ेगी और कौन सी कंडीशन में एमसीवी हमारी लो हो जाएगी। तो देखिए जब मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है मतलब कि मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी का साइज बढ़ जाता है पर संख्याएं कम हो जाती है, उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इसमें ये बढ़ जाएगा। साथ ही माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी की साइज कम हो जाएगी, तो ये कब होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, कौन, एमसीवी। तो इतनी यहाँ पर अपने को बातें याद रखनी है। उसके बाद अपन देखेंगे एमसीएच। अभी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया था 2023 जो व्यापम ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे ईएसबी ने, उसमें जनरली पूछ लिया था कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 39 ± 2। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था, मतलब कि एमसीएच जो है 29 + 2 हो सकता है या फिर 29/2, 29 + 2 या 29 - 2 हो सकता है ना। पिकोग्राम से इसको नापते हैं अपन, पीजी से। अब एमसीएच आपकी कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगी, तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया में, है ना, डिक्रीज कब होगी, हाइपरकोमिक एनीमिया में। हाइपरकोमिक एनीमिया क्या होता है, जब जो आरबीसी का जो है कलर, वो कलर फीका पड़ने लगता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक, है ना, एनीमिया, ठीक है। ये घटेगा इसमें हाइपरकोमिक में और बढ़ेगा किसमें, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। आगे है एमसीएचवी। अब ये क्या होता है, मीन सेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। आप ये बताता है कि कंसंट्रेशन कितना है। तो इसका जो है ये भी है 32 से 36 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो इतना जो ये कंडीशन में ये बढ़ जाता है, घट जाता है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है ये आपको याद रखना है, ज़्यादा लोड अपने को दिमाग में नहीं रखना है। आज के लिए तो बस इतना ही था। आगे मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। वीडियो अगर पसंद आई होगी, आपको मेडिकल अड्डा प्लस चैनल में अगर जुड़े रहना है, साथ ही स्टडी अपनी करनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो एग्ज़ाम में जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं उनको वीडियो शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू।